अपनी लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की क्रिया विधि की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो इन 5 चरणों में संपन्न होती है। तो ये 5 चरण थे। अप्रोच स्पर्म टू ओवम, मतलब शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरा चरण था कॉन्टैक्ट गैमेट एंड कैप्सिएशन, युग्मकों का संपर्क व योग्यता अर्जन। तीसरी स्टेप थी स्पर्म एंटर इन ओवम, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश कर। चौथी क्रिया थी एक्टिवेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का सक्रिय होना। और 5वां चरण था फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई, युग्मकों के प्राप्त केंद्रकों का संलयन। ये 5 स्टेप थी और इन 5 चरणों में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। अब इन 5 चरणों की डिटेल स्टडी अपन यहां कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्पर्म अप्रोच स्पर्म टू ओवम। पहला जो पॉइंट है वो है कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। अब देखिए, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने वाली क्रिया होगी, इसमें क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जंतुओं में निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बाह्य निषेचन होता है और आंतरिक निषेचन होता है। तो जिन जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है उनमें तो वो क्या काम करते हैं, मादा प्राणी और नर प्राणी अपने जो युग्मक होते हैं उनको जल में छोड़ देते हैं। और जिन जंतुओं में आंतरिक निषेचन पाया जाता है उनमें नर प्राणी अपने युग्मक को मादा प्राणी की योनि में छोड़ता है। ठीक है, तो ऐसी जो क्रिया की पर बात करें तो सबसे पहले बात करें कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। तो जैसे एक्सटर्नल है, बाह्य निषेचन है, जलीय जीव है, वो क्या काम करेंगे? अपने अंडाणु को जल में छोड़ देंगे। और कहां छोड़ देंगे? जल में छोड़ देंगे, वाटर में छोड़ देंगे। और मेल प्राणी अपने स्पर्म को वाटर में छोड़ देंगे। अब जल में क्या होगा कि ये स्पर्म गतिशील होकर अंडाणु के पास में पहुंचेंगे। तो पहली क्रिया होगी अंडाणु का शुक्राणु तक पहुंचना। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि एनिमल्स में देखा जाए, जीवों में देखा जाए, जो मानव की बात करते हैं उनमें देखा जाए, तो उनमें क्या होगा कि जो अंडा होता है वो अंडा मादा के शरीर में, ठीक, और यहाँ पर चूंकि निषेचन किस प्रकार का होगा मनुष्य में? आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पर्म जो होगा, जिसको अपन बात करें शुक्राणु की, ये शुक्राणु कहाँ प्रवेश कराया जाएगा? नर प्राणी अपने जो शुक्राणु है उन्हें मादा प्राणी के शरीर में त्याग दें। जैसे ही मादा प्राणी के शरीर में ये स्पर्म जाएगा, वहां के जो दैहिक तरल है उस दैहिक तरल में गति करेगा, क्योंकि आपको बताया था कि निषेचन के लिए तरल माध्यम का होना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें गति करेगा और अंडाणु तक क्या होगा? पहुंचेगा। तो पहली क्रिया यही है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। एक बात तो और ध्यान रखना कि ये अंडाणु है, इस अंडाणु पर एक फर्टिलाइजिंग नामक केमिकल्स जो है वो पाया जाता है, फर्टिलाइजिंग। और अगर बात करें स्पर्म की तो वहां पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक जो रसायन है वो वहां पर पाया जाता है। या यूं कहा जाए कि फर्टिलाइजिंग नामक ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अंडाणु पर पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन अंडाणु जो है, उस अंडाणु पर क्या पाया जाता है? फर्टिलाइजिंग नामक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। और स्पर्म की बात करें तो
तो यहां पर पाया जाता है एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या पाया जाता है? एंटी फर्टिलाइजिंग यहां पर पाया जाता है। अब क्या होगा कि ये क्या काम करता है, इसको फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। जब ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ऐसी जो स्थिति होगी उसमें अपन ये कह सकते हैं कि ये जो शुक्राणु होगा वो क्या होगा, अंडाणु तक जाएगा, अंडाणु तक गति करके गमन करके वहां तक पहुंचता है। ठीक है, तो जैसा कि बताया मैंने कि शुक्राणु तरल माध्यम में गति करता है, तो ये शुक्राणु तरल माध्यम में गति करता हुआ अंडाणु तक पहुंचता है। शुक्राणु अंडाणु की तरफ जो गति होती है, शुक्राणु की अंडाणु की तरफ की जो गति होती है उसे कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहा जाता है। कौन सा मूवमेंट? कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहा जाता है। कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहा जाता है। हिंदी में कहें तो इसे रसायन अनुचलन, रसायन अनुचलन गति कहते हैं। इसे रसायन अनुचलन गति इसे कहा जाता है। ठीक है, शुक्राणु की अंडाणु की तरफ गति को रसायन अनुचलन गति कहते हैं। अर्थात ऐसी गति जो किसी विशिष्ट पदार्थ के कारण होती है, अर्थात ऐसी गति जो किसी विशिष्ट पदार्थ के कारण होती है, और वो विशिष्ट पदार्थ क्या होगा? रसायन होगा, एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंडाणु जो है उस अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग नामक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, तथा शुक्राणु जो है वो शुक्राणु के अग्रभाग पर एंटी फर्टिलाइजिंग पदार्थ पाया जाता है। ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए ग्राही का काम करता है। फर्टिलाइजिंग क्या काम करेगा? इस एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए ग्राही का या कहें तो रिसेप्टर का कार्य करता है। ठीक है, और इसी कारण शुक्राणु अंडाणु की तरफ गति करता है। क्योंकि ये फर्टिलाइजिंग होता है वो एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए रिसेप्टर का काम करता है, ग्राही का काम करता है। किसका काम करता है? ग्राही का, रिसेप्टर का। और इसी कारण स्पर्म जो है उस स्पर्म के, क्योंकि अगर भाग पर एंटी फर्टिलाइजिंग होता है, तो ये क्या काम करता है? ये स्पर्म ओवम की तरफ क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, या अपन कहें कि गति करेगा। ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग जो होते हैं वो जाति विशिष्ट होते हैं। अर्थात ये क्या काम करते हैं? ये ताला चाबी का जो सिद्धांत है उसके आधार पर ये कार्य करते हैं। ठीक, तो ये कुछ बातें अपन ने की हैं। किसकी बात की है? अपन ने बात की है ये अप्रोच स्पर्म टू ओवम, कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे कॉन्टैक्ट गैमेट एंड कैप्सुलेशन, कि शुक्राणु अंडाणु तक तो पहुंच गया, शुक्राणु अंडाणु तक तो पहुंच गया, अब क्या क्रिया होगी? अब कॉन्टैक्ट ऑफ गैमेट, कि शुक्राणु अंडाणु, ये शुक्राणु है, ये कोई भी शुक्राणु है, ये कोई भी अंडाणु है, और इसके पास में कई स्पर्म जो है वो आकर यहाँ पर पहुंचेंगे। कई शुक्राणु इसके पास में आएंगे, यहाँ पर गति करके कई शुक्राणु आगे पहुंचेंगे। अब क्या होगा? ये शुक्राणु इसके संपर्क में आएंगे। किसके संपर्क में? अंडाणु के। तो उसको तो अपन कहेंगे कॉन्टैक्ट गैमेट, कि शुक्राणु का अंडाणु के पास आना। दूसरी बात होती है योग्यता अर्जन, कि अब इन स्पर्म में से किसी के पास अगर योग्यता होगी, क्या होगा? कि अगर किसी के पास योग्यता होगी, योग्यता, तो वो क्या काम करेगा? इस अंडे की जो झिल्ली है, ये जो एग मेम्ब्रेन है, इसको भेदेगा और अंदर प्रवेश कर जाएगा। और एक स्पर्म अगर अंदर प्रवेश कर गया, उसके बाद के अंदर दूसरा प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि निषेचन झिल्ली का निर्माण यहाँ हो जाता है। ठीक, तो शुक्राणुओं का अंडाणु को निषेचन करने के योग्य होना ही योग्यता अर्जन कहलाता है।
शुक्राणु का अंडाणु को निषेचित करने के योग्य होना योग्यतार्जन कहलाता है। जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनी होते हैं, उनके शुक्राणुओं में मादा जनन तंत्र में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो इन्हें निषेचन योग्य बनाते। स्तनियों के चाहे शुक्राणु की बात करें चाहे अंडाणु की बात करें, इनमें कुछ इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं जो कि इन्हें निषेचन करने के योग्य बनाते हैं। दूसरी बात करें कि ये युग्मकों का योग्यतार्जन, ये जो संपर्क है, ये दो स्थानों पर होता है। एक तो अधिवर्षण में होता है और एक जो होता है वो योनि के अंदर होता है। शुक्राणुओं का योग्यतार्जन के लिए आवश्यक होता है और योनि ये शुक्राणु जो है वो शुक्राणु योग्यतार्जन करें, शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचे, इसके लिए आवश्यक होता है कि वो माता की योनि में लगभग 6 से 7 घंटे तक रुके। माता की योनि के अंदर उनको शुक्राणु को 6 से 7 घंटे तक रुकना आवश्यक होता है। तो ये दूसरी बात हुई आपकी कि कॉन्टैक्ट गैमेट एंड कैप्सिएशन, युग्मकों का संपर्क व योग्यता अर्जन। उसके बाद के अंदर तीसरी क्रिया आती है और तीसरी जो क्रिया आती है वो आती है शुक्राणुओं का अंडाणुओं में प्रवेश करना। शुक्राणुओं का अंडाणु में प्रवेश करना तीसरी जो क्रिया होगी वो होगी आपकी स्पर्म एंटर इन ओवम, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना। अब देखिए क्या होगा कि पहली क्रिया थी कि शुक्राणु अंडाणु के पास आया, दूसरी क्रिया थी कि अगर योग्यता है उसमें उसके कांटेक्ट में आएगा, अगर उसमें योग्यता है तो वो अंदर एंटर करेगा। तो अब जिसमें योग्यता है वो शुक्राणु क्या करेगा, अंडाणु में प्रवेश करेगा। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ क्रिया अलग अलग होती है। मैंने आपको जब एग की स्ट्रक्चर बताई थी वहां पर बताया था कि इंसेक्ट जो है उस इंसेक्ट के एग में एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। ठीक, इंसेक्ट जो है, कीट के अंडे की बात करें तो कीट के अंडे में एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है और उस सूक्ष्म छिद्र को जो माइक्रोपाइल कहते हैं। तो कीटों में जो शुक्राणु अंडे में प्रवेश करेगा वो इस छिद्र से होकर ही प्रवेश करेगा। शुक्राणुओं में जो कीट हैं उन कीटों के अंडे में शुक्राणु को प्रवेश करने के लिए एक छिद्र होता है जिसको अपन माइक्रोपाइल या सूक्ष्म छिद्र कहते हैं, इसमें से ही ये प्रवेश करेगा। लेकिन अन्य जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। तो फिर उनमें कैसा होता है, देखिए क्या होता है। अन्य जंतुओं की जहां पर चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक मानव के अंडे की बात कर रहा हूं कि मानव जो है, मनुष्य है, उसमें मादा प्राणी का जो अंडा है उसके पास में जैसे ही स्पर्म जाएगा उसके बाद क्या होगा कि जो स्पर्म है उस स्पर्म में आगे की साइड क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। आपको स्पर्म की संरचना बताई थी, तब बताया था कि स्पर्म का जो शीर्ष भाग होता है, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, हेड रीजन जो होता है, वहां पर एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, एक्रोसोम पाया जाता है। और वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। तो एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है, गोल्जी काय से होता है। ठीक है, तो ये शुक्राणु और शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक्रोसोम पाया जाएगा। और ये जो एक्रोसोम होता है वो क्या काम करता है, जैसे ही इस अंडाणु के संपर्क में आएगा तो इस अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम करता है। कैसे करेगा, क्योंकि इस यहाँ ये शुक्राणु जो होता है इसका जो एक्रोसोम होगा उसमें हाई ल्यूकोडिनेज नामक
लूरोनिक अम्ल पाया जाता है, या हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम जो है वो एंजाइम पाया जाता है, हाई लूरोनिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? हाई लूरोनिक एंजाइम पाया जाता है। और अंडाणु की बात करें तो अंडाणु की जो सतह होती है उस अंडाणु की सतह पर क्या पाया जाता है? अंडाणु जो होगा वहां उसमें पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या? पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये पुटक कोशिकाएं हाई लूरोनिक अम्ल के द्वारा आपस में क्या होती है? जुड़ी रहती है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम। शुक्राणु के एक्रोसोम में हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। शुक्राणु के एक्रोसोम में हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। या यूं कहें कि मानव में शुक्राणु का एक्रोसोम हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम का स्रावण करता है। यह एंजाइम अंडे की पुटक कोशिकाओं को, देखिए अंडा होता है, उस अंडे में कुछ पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं। पुटक कोशिकाएं, मैंने जब जेनेसिस बताया था तब आपको बताया था इसके बारे में कि वहां पर पुटक कोशिकाएं अंडाणु के चारों तरफ पाई जाती हैं। और ये पुटक कोशिकाएं होती हैं, इनको जोड़ने का काम करता है हाई लूरोनिक अम्ल। हाई लूरोनिक अम्ल अंडे में पुटक कोशिकाएं पाई जाती है। और ये पुटक कोशिकाएं जो होती हैं, इन पुटक कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है हाई लूरोनिक अम्ल। ये अंडा और यहाँ पर जो पुटक कोशिकाएं पाई जा रही है, ये पुटक कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है। किसके द्वारा? हाई लूरोनिक अम्ल के द्वारा आपस में ये जुड़ी रहती है। तो ये हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम क्या काम करता है? इस पुटक कोशिकाओं को तोड़ने का काम करता है। या यूं कहें कि ये जो हाई लूरोनिक अम्ल होता है, इस हाई लूरोनिक अम्ल को गलाता है, जिससे पुटक कोशिकाएं जो है वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये हाई लूरोडिनेज एंजाइम क्या काम करेगा कि ये जो पुटक कोशिकाएं हैं, इन पुटक कोशिकाओं को गलाने का काम करता है। और जब इनको वो गलाने का काम करेगा तो ये पुटक कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। ये पुटक कोशिकाएं जो है इस प्रकार से क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएंगी। और जब ये पुटक कोशिकाएं अलग अलग हो गई तो ये जो यहाँ पर जो छिद्र बचेगा, इसमें से होकर स्पर्म जो होगा, जो शुक्राणु, वो क्या कर जाएगा? वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी जो चरण है वो यही है, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना। कि ये शुक्राणु यहाँ से अंडे में कैसे प्रवेश करेगा। दोबारा सुन लीजिए, कीटों की बात करें तो कीटों में तो के अंडे में एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र में से होकर शुक्राणु उसमें प्रवेश कर जाता है। लेकिन अन्य जीवों की बात करें तो उनमें क्या होता है? उनमें अंडा होगा और उस अंडे के ऊपर पुटक कोशिकाएं होती हैं अंडे में, और पुटक कोशिकाएं हाई लूरोनिक अम्ल के द्वारा जुड़ी रहती हैं। शुक्राणु का एक्रोसोम हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम का स्रावण करता है। शुक्राणु का एक्रोसोम हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम का स्रावण करता है। मैं यहाँ लिख दूं कि शुक्राणु का एक्रोसोम हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम का स्रावण करता है। एंजाइम का स्रावण करता है। जब ये हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम का स्रावण करेगा तो ये हाई लूरोडिनेज नामक एंजाइम क्या काम करेगा? ये इस अंडे पर पाए जाने वाले जो हाई लूरोनिक अम्ल होता है, जो कि पुटक कोशिकाओं को जोड़ने का काम करेगा, इसको गलाएगा।
जब हाइलुरोनिक अम्ल को गलाएगा तो पुटक कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी, और जब पुटक कोशिकाएं अलग हो गई तो स्पर्म जो है शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक, तो ये जो है वो दूसरी क्रिया हुई कि शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश कर। इसके अलावा एक मेंढक का एग्जाम्पल है, तो मेंढक जो होगा उसमें शुक्राणु का एक्रोसोम के द्वारा एक एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है और वो होता है स्पर्म लाइसिन। मेंढक में का जो शुक्राणु होता है उसके द्वारा एक एंजाइम है स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मेंढक के द्वारा, फ्रॉग के द्वारा। मेंढक की जहां चर्चा करते हैं तो मेंढक में शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्पर्म लाइसिन एंजाइम का स्रावन किया जाता है। तो ये स्पर्म लाइसिन जो क्या काम करेगा? मेंढक के अंडे के अंडावरण को गलाता है और इसके बाद शुक्राणु में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसके बाद शुक्राणु से अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। मेंढक जो होगा उस मेंढक के स्पर्म में स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करेगा और अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि अन्य और जीवों की बात करें तो उनमें शुक्राणु का एक्रोसोम लंबा हो जाता है और लंबा होकर एक तंतु बनाता है जिसे एक्रोसोमल तंतु कहते हैं, और यह तंतु अंड झिल्लियों को गलाता है और शुक्राणु के केंद्रक को अंडाणु में प्रवेश कराता है। अन्य कई जीवों की बात करें तो उसमें शुक्राणु का एक्रोसोम लंबा हो जाता है और एक तंतु बनाता है जिसे एक्रोसोमल तंतु कहते हैं, और यह एक्रोसोमल तंतु अंड झिल्लियों को गलाने का काम करेगा और शुक्राणु के केंद्रक को अंडाणु में प्रवेश कराता है। ठीक है, तो ये जो दूसरी क्रिया हुई जो कि शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश की जो क्रिया है उसकी यहां पर अपन ने चर्चा की है। ठीक है, तो ये थी तीसरी क्रिया। ये कौन सी क्रिया थी? तीसरी क्रिया, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना। एक बार दोबारा से समझ देता हूं इसको, तीसरी क्रिया को। क्या होगा कि जब शुक्राणु अंडाणु की सतह के पास आ जाएगा, उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो अंडाणु से आकर चिपक जाएगा। अंडाणु से आकर क्या हो गया? वो चिपक गया। अब अंडाणु से चिपकने के बाद में वो क्या काम करेगा? उस अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करेगा। क्या काम करेगा? अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करेगा। अंडाणु की भित्ति कैसे गलेगी? जैसा कि मैंने बताया कि शुक्राणु का शीर्ष भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम हाइलुरोडिनेज नामक एंजाइम का स्रावन करता है। जब वो हाइलुरोडिनेज एंजाइम का स्रावन करेगा और वो हाइलुरोडिनेज एंजाइम किसके कांटेक्ट में आएगा? इस ओवम के, अंडाणु के कांटेक्ट में आएगा। तो अंडाणु में पुटक कोशिकाएं पाई जाती हैं और अंडाणु में पाई जाने वाली पुटक कोशिकाएं हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा। अब ये हाइलुरोडिनेज नामक एंजाइम क्या काम करेगा? ये क्या करेगा? ये अंडाणु की जो हाइलुरोनिक अम्ल है उसको गलाने का काम करेगा, जिससे पुटक कोशिकाएं सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग होने लगेंगी, और स्पर्म जो होगा वो क्या कर जाएगा? अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा। कीटों में कुछ अलग कंडीशन होती है। कीटों में कांडा होता है, उसमें छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल छिद्र कहते हैं। उसमें से होकर शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा और निषेचन की क्रिया संपन्न कराएगा। मेंढक जो होता है, उस मेंढक का जो स्पर्म होता है बाह्य निषेचन होगा, और इसमें जो स्पर्म होता है उस पर क्या होता है? स्पर्म लाइसिन पाया जाता है। स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है, और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या करेगा? अंडाणु की भित्ति को गलाएगा और अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा। कुछ अन्य जंतु जो हैं
उनमें क्या होता है कि ये एक्रोसोम एक तंतु का निर्माण लंबा हो जाएगा, लंबा होकर एक तंतु का निर्माण कर लेगा जिसे एक्रोसोमल तंतु कहा जाता है। और ये एक्रोसोमल जो तंतु होगा वो क्या काम करेगा, उस अंडाणु की भित्ति के अंदर निषेचन की जो क्रिया होगी उस निषेचन की क्रिया को संपन्न करवाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से तीसरी क्रिया होगी कि स्पर्म एंटर में और कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर गई। अब मेन फंडा अब स्टार्ट होता है कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश तो कर गया, लेकिन अब क्या करेगा, अब जैसे ही वो अंडाणु में प्रवेश करेगा वैसे ही अंडाणु जो है वो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और जब अंडाणु सक्रिय होगा तो अंडाणु में कई प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो चालू होंगी। अब वो कौन कौन सी क्रियाएं चालू होंगी उनकी अपन बात यहाँ पर करेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं यहाँ पर चालू होंगी, किस प्रकार से अंडाणु सक्रिय होगा उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट आएगा आपका एक्टिवेशन ऑफ ओवम। मैं इसको अब रफ कर दूं। नेक्स्ट जो फेज थी अपनी चौथी वो थी एक्टिवेशन ऑफ ओवम। एक्टिवेशन ऑफ ओवम, एक्टिवेशन ऑफ ओवम का मतलब हुआ अंडाणु का सक्रिय होना, अंडाणु का सक्रिय होना। अब देखिए अंडाणु कैसे सक्रिय है। जैसे ही स्पर्म मतलब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा वैसे ही अंडाणु सक्रिय हो जाएगा। भाई कोई भी पार्टिकल्स अंदर प्रवेश करेगा तो इसका मतलब एक्टिव होगा। तो जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा अंडाणु सक्रिय हो जाएगा और अंडाणु में कुछ विशिष्ट क्रियाएं होंगी। वो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी विशिष्ट उसकी अपन बात करते हैं। 3 परिवर्तन मैनली अंडाणु में देखे जाएंगे। पहला परिवर्तन होगा निषेचन शंकु का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कॉर्न। पहली क्रिया होगी कि निषेचन शंकु बनेगा, निषेचन शंकु का बनना। पहली क्रिया क्या होगी, निषेचन शंकु का बनना, कि निषेचन शंकु बने। दूसरी क्रिया की बात करें तो निषेचन झिल्ली का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, निषेचन झिल्ली का बनना, निषेचन झिल्ली का बनना। तीसरी क्रिया होगी अंडाणु की उपापचय क्रियाओं में वृद्धि हो, या आप कहेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचय क्रिया। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा तो अंडाणु में कुछ विशेष परिवर्तन होंगे और मैंने ये 3 परिवर्तन देखे जाएंगे कि निषेचन शंकु निर्मित होगा, निषेचन झिल्ली बनेगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कुछ चेंजेस, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में परिवर्तन यहां पर अपने को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजिंग कॉर्न क्या है क्या नहीं। देखिए सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं
फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोर। देखिए मान लीजिए कि ये अंडा है, ये कोई अंडा है, अंडाणु ओवम। जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु पास पास आएंगे, शुक्राणु अंडाणु की झिल्ली को भेदेगा और झिल्ली को भेदकर अंदर प्रवेश करेगा। तो जैसे क्या होगा कि जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ेंगे तो संपर्क स्थल पर अंडाणु क्या काम करेगा, का कोशिका जो द्रव्य है वो फूल जाएगा और फूल कर जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, संपर्क में आने पर क्या होगा, अंडाणु का जो कोशिका द्रव्य होगा वो किसी स्थान से फूल जाएगा और फूल कर एक शंक्वाकार संरचना बना लेता है, एक शंक्वाकार संरचना जो है वो निर्मित कर लेता है और इसी शंक्वाकार संरचना को कहा जाता है निषेचन शंकु। क्या कहेंगे इसको, निषेचन शंकु कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, निषेचन शंकु कहेंगे। अब क्या होगा कि अंडाणु की सतह पर एक ये उभार पाया जाएगा जिसको अपन निषेचन शंकु कह रहे हैं। इसी निषेचन शंकु द्वारा स्पर्म, अब क्या होगा कि अब जब स्पर्म इसके संपर्क में आएगा, भाई अंडाणु के संपर्क में जैसे क्या हुआ, स्पर्म आया, स्पर्म आया तो यहाँ की जो भित्ति है ये क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। जैसे ही अंडाणु के संपर्क में स्पर्म आएगा वैसे ही क्या होगा, ये इसकी भित्ति जो है वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और ऊपर उठने के बाद में क्या होगा कि ये निषेचन, यहाँ पर शंकु बनेगा जिसे निषेचन शंकु कहते हैं। फिर यहाँ पर फेगोसाइटोसिस की क्रिया होगी, फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा अंडाणु जो है वो क्या काम करेगा, इस स्पर्म को अपने अंदर ले लेगा। अंडाणु जो होगा वो क्या करेगा, स्पर्म को अपने अंदर ले लेगा। तो ये पहली क्रिया होगी निषेचन शंकु का बनना, कि अंडाणु सक्रिय होगा, अंडाणु में स्पर्म पहुंचेगा, निषेचन शंकु बनेगा और फिर स्पर्म जो है वो अंडाणु को अंदर ले लेगा। दूसरी क्रिया है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कोर। अब देखिए क्या होगा कि ये अंडाणु है और इस अंडाणु के अंदर एक स्पर्म जो है वो प्रवेश कर गया, ठीक। अब आपको पता होगा कि अंडाणु जो है उसके ऊपर लेयर पाई जाती है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, प्राथमिक द्वितीयक हो या प्राथमिक और तृतीयक हो या द्वितीयक तृतीयक हो। ये मैंने बताया था आपको कि कोई भी प्राणी की अपन बात करते हैं उसका जो अंडा होता है उस पर अंड झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो जो झिल्ली पाई जाएगी तो विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलिशुडा होती है। तो अब क्या होगा कि इसमें जो जैसे ही शुक्राणु जो होगा वो शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा और प्रवेश करते ही क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये शुक्राणु यहाँ से प्रवेश कर गया, ठीक है, यहाँ पर झिल्ली जो है उस झिल्ली को ये भेदता है और भेदने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर क्या कर दिया, प्रवेश कर गया। तो अंडाणु की जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती है, क्या, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इससे म्यूकोपॉलीसेकेराइड का सीक्रेशन होता है। किसका होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या होता है, सीक्रेशन, जो कोशिका झिल्ली और पित्तक झिल्ली के मध्य बढ़ जाता है। ये यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। ये क्या काम करेगी कि ये किसका सीक्रेशन करेगी, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन करेगी। और ये क्या काम करेगी, जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये कौन सी होती है, ये होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। इनके मध्य में क्या होगा, ये भर जाएगा, जिससे पित्तक झिल्ली जो होती है, ये विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है, ये ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है। और दूसरा जो स्पर्म होता है उसको अंदर एंटर नहीं करने देती है। तो ये जो क्रिया होगी उसको अपन कहते हैं निषेचन झिल्ली का बनना। ध्यान रखना, निषेचन झिल्ली जो होती है उस निषेचन झिल्ली के बनने का मतलब ये हुआ कि एक स्पर्म, या अपन बात करें कि एक स्पर्म जब जैसे ही एंटर कर गया ओवम में, उसके बाद में वो दूसरे स्पर्म को वहां पर एंटर नहीं करने देगा। जैसे स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म एंटर करते ही क्या हो जाएगा, निषेचन झिल्ली बन जाएगी। दोबारा समझ लो
कि ये अंडाणु है और अंडाणु में ये यहाँ पर जैसे ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन, और ये बाहर किस तरफ पहुंची होगी, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन होगी, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं, ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का सीक्रेशन करते हैं। अब ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, इस विट्टेलाइन मेम्ब्रेन मतलब पित्तक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये क्या काम करेगा, इस झिल्ली को यहाँ से उठा देगा ऊपर, क्योंकि इधर से क्या है, इसको एंटर किया है, इस झिल्ली को ऊपर उठा देता है। तो जब झिल्ली को ये ऊपर उठा देगा, ठीक है, तो ये जो ऊपर उठी हुई जो झिल्ली होती है, इसी को क्या कहते हैं अपन, इसी को अपन कहते हैं निषेचन झिल्ली। और निषेचन झिल्ली का क्या काम होता है, निषेचन झिल्ली का काम होता है भूसुक्राणुता को रोकना। निषेचन झिल्ली, निषेचन झिल्ली का कार्य क्या है, बहुसुक्राणुता को रोकना, बहुसुक्राणुता को रोकना। अब बहुसुक्राणुता क्या है, बहुसुक्राणुता क्या है, बहुसुक्राणुता है एक से अधिक शुक्राणु, तो एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकने का काम कौन करता है, निषेचन झिल्ली करती है। ठीक, देखिए गोल्जी बॉडी जो होती है, उस गोल्जी बॉडी के द्वारा कोशिका द्रव्य की परिधि पर कुछ विशिष्ट कणिकाएं बनती हैं जिन्हें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और निषेचन के समय इनके द्वारा निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। निषेचन झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा हुआ, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा हुआ। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो विशिष्ट जो कणिकाएं हैं वो कहां से निर्मित होगी, ये गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्मित होगी। ठीक है, यहाँ पर कहें कि गोल्जी बॉडी के द्वारा कोशिका द्रव्य की परिधि पर कुछ विशिष्ट कणिकाएं बनती हैं जिन्हें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और यही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या काम करेंगे, निषेचन झिल्ली का निर्माण करेंगे, जिससे एक से अधिक शुक्राणु जो है वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद में तीसरी क्रिया है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रियाएं। देखिए उपापचय क्रियाएं क्या है, होगा क्या कि जैसे ही अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर गया, उसके बाद अंडाणु की कोशिका झिल्ली की पारगम्यता फॉस्फेट आयन के लिए, इसके लिए फॉस्फेट जो आयन होंगे उन फॉस्फेट आयन के लिए, कैल्शियम आयन के लिए, सोडियम आयन के लिए, हाइड्रोजन आयन के लिए इनकी पारगम्यता बढ़ जाएगी। जैसे ही स्पर्म अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा तो अंडाणु की कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता है वो फॉस्फेट, कैल्शियम, सोडियम, हाइड्रोजन इन आयनों के लिए बढ़ जाती है, जिससे अंडाणु के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन बनने लगेगा। क्या होने लगेगा, इसके अंदर किसका निर्माण होना चालू हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण होना चालू हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण, निषेचन हो गया, ये इसके अंदर प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर ये आयंस जो है इनकी पारगम्यता बढ़ जाएगी, प्रोटीन का निर्माण होना चालू हो जाएगा, डीएनए का संश्लेषण जो है वो वहां पर चालू हो जाएगा। क्या यूं कहें कि डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी, श्वसन की दर की अपन बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की दर वो बढ़ जाएगी। ठीक, और अंडाणु की जो कोशिका झिल्ली है उसमें पाए जाने वाला एडिनाइल साइक्लिक एंजाइम सक्रिय हो जाएगा और वो साइक्लिक एएमपी का निर्माण कर लेगा। इसका निर्माण कर लेगा, साइक्लिक एएमपी, सीएएमपी का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसे क्या होगा, काइनेज एंजाइम सक्रिय हो जाएगा और उपापचय जो क्रियाएं होती हैं इन उपापचय क्रियाओं में क्या होगी, वृद्धि होगी, उपापचय क्रियाओं के अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, इसके बाद के अंदर क्या होगा,
कि लास्ट जो फेज आएगी, 5वीं फेज आएगी फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। 5वीं अवस्था आ जाएगी अब फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई या कहें अपन एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस को हिंदी में उभय मिश्रण कहते हैं। उभय मिश्रण। देखिए क्या हो कि स्पर्म शुक्राणु में प्रवेश कर गया, स्पर्म शुक्राणु में स्पर्म अंडाणु में प्रवेश कर गया, और जैसे ही स्पर्म अंडाणु में प्रवेश करेगा, अंडाणु सक्रिय हो गया, उसमें मेटाबॉलिक क्रियाएं वृद्धि करने लग गई। अब क्या होगा कि अंडाणु का पराग केंद्रक, जिसको प्रोन्यूक्लियाई कहा जाता है, और शुक्राणु का पराग केंद्रक, वो आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। क्या होगा कि अंडाणु में जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करेगा, शुक्राणु मनुष्य में 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाएगा, और घूमने के बाद के अंदर यहाँ पर जो प्रोन्यूक्लियाई होंगे, वो प्रोन्यूक्लियाई आपस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और जैसे ही प्रोन्यूक्लियाई यहाँ पर मिलेंगे, वैसे क्या हो जाएगा, वैसे ही अपन कहेंगे कि इसमें फ्यूजन वाली क्रिया हो जाएगी, निषेचन वाली जो क्रिया है, वो निषेचन वाली क्रिया संपन्न हो जाएगी। या यूं कहें कि जो मानव है, उस मानव में संपूर्ण शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाए। देखिए ये भी दो क्रियाएं होती हैं। एक तो क्या होता है, मानव जो होगा, उस मानव में तो पूरा का पूरा शुक्राणु मादा के अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कुछ अन्य जीवों की बात करते हैं, वहां पर पूरा शुक्राणु प्रवेश ना करके उसका कुछ भाग जो होता है वो वहां पर प्रवेश करता है। या यूं कहा जाए कि शुक्राणु का सिर और जो मध्य भाग होता है, वही अंडाणु जो होगा, उस अंडाणु में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। लेकिन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जो ओम होगा, उसके अंदर शुक्राणु पूरा का पूरा क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा, और उसके बाद में लगभग 180 डिग्री के एंगल पर क्या हो जाएगा, वहां पर घूम जाएगा। और घूमने के बाद में अपना जो प्रोन्यूक्लियाई होगा, अपना जो कहीं पराग जो केंद्रक होगा, वो पराग केंद्रक मादा का जो प्रोन्यूक्लियाई होगा, उस मादा के प्रोन्यूक्लियाई से उसको क्या करेगा, वो फ्यूज करवाएगा, संलयन की क्रिया होगी। और जैसे ही मादा के प्रोन्यूक्लियाई से ये संलयन होगा, वैसे ही जाइगोट का जो निर्माण होगा, वो जाइगोट का निर्माण चालू हो जाएगा। उसके अंदर अपन कहें कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, वो वहां पर उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी, ऊर्जा उपलब्ध करवाने का काम जो होगा, वो किसका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का होगा। तो ये सारी के सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके अंतर्गत होंगी, और जो निषेचन की जो क्रिया होगी, वो निषेचन की क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, और जाइगोट का जो निर्माण होगा, वो जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी, ये जो मैकेनिज्म थी, ये मैकेनिज्म थी अपने निषेचन की। ठीक है, ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मनुष्य जो होगा, उसमें संपूर्ण शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा, लेकिन अधिकांश जीवों की बात करते हैं तो उनमें शुक्राणु का सिर और मध्य भाग ही प्रवेश करता है। और शुक्राणुओं के केंद्रक और उनका जो समीपस्थ तारकाय और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर शेष भाग जो होगा, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया अंडाणु की माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में मिल जाएगी, और शुक्राणु का जो केंद्रक होगा, वो पोषण ग्रहण करेगा और अपने आकार आकृति को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, जिसे मेल प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। और जब सेकेंडरी oocyte होगा,
वो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस की क्रिया होगी, जिससे वो ओवम में बदल जाएगा। मेल प्रोन्यूक्लियई मतलब नर प्राक केंद्रक और फीमेल प्रोन्यूक्लियई मतलब मादा प्राक केंद्रक निषेचन मार्ग से होते हुए एक दूसरे के समीप आ जाएंगे और अंडाणु के अगुणित गुणसूत्र द्विगुणित गुणसूत्रों में बदल जाएंगे और दोनों केंद्रकों की जो झिल्लियां होंगी वो आपस में फ्यूज हो जाएंगी और अंत में अपन ये कह सकते हैं कि जाइगोट होगा, उस जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। और ये जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा। 2n का मतलब क्या होगा? द्विगुणित होगा। अब देखिए गैमेट, चाहे नर गैमेट की बात करो चाहे मादा गैमेट की बात करो, चाहे नर युग्मक की बात करें चाहे मादा युग्मक, दोनों कैसे थे? हैप्लॉइड थे। हैप्लॉइड मतलब एन मतलब अगुणित थे। क्या थे? अगुणित। ठीक है, अगुणित। और जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जब ये आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद में निषेचन की क्रिया हो जाएगी और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा? जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ये जाइगोट 2n होगा और फिर इसका डेवलपमेंट होगा जाइगोट का और उससे एम्ब्रियो डेवलप। ये आपके निषेचन की मैकेनिज्म। ओके।